अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लर्न मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और हमने अपने प्रीवियस 7 लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 के टॉपिक्स को कवर अप किया है और आज हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 8 में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हम आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Which of the following matrices are confirmable for addition? सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को समझें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 6 मैट्रिसेस क्वेश्चंस में गिवन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन 6 मैट्रिसेस में कौन कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकती हैं, यानी जिनकी एडिशन पॉसिबल है। वो मैट्रिसेस जो एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं वो आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो इससे पहले कि आप यहाँ पे मैट्रिसेस की एडिशन की कंफर्मेबिलिटी को फाइंड आउट करें, तो आपने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिसेस आपस में ऐड अप हो सकती हैं या नहीं हो सकती। अगर मैट्रिसेस आपस में ऐड अप हो सकती हैं तो उसके लिए कौन कौन सी शराइत हैं जो वो मैट्रिसेस पूरी करती हों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, अगर ये दो मैट्रिसेस को आप ऐड अप करना चाहते हैं तो आपको उन दोनों मैट्रिसेस में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम है या नहीं है। अब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होने का क्या मतलब है? ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस की बात करता हूँ तो उन दोनों मैट्रिसेस में, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिखाई जा रही है, मैट्रिक्स ई दिखाई जा रही है, तो उन दोनों मैट्रिसेस में जो नंबर ऑफ रोज की तादाद है और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद है, दोनों मैट्रिसेस में सेम होनी चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद एक जैसी है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, कि इनकी एडिशन पॉसिबल है। इसी तरह यहाँ से आप एक और एग्जांपल देख लें कि आपके पास एक मैट्रिक्स बी दी गई है और मैट्रिक्स डी दी गई है। मैट्रिक्स बी में अगर आप देखें तो आपको 3 और 1 एक कॉलम दिया गया है जिसमें ये दोनों एंट्रीज हैं। मैट्रिक्स डी की बात करें तो यहाँ पे भी दो एंट्रीज मौजूद हैं। फर्स्ट रो में अगर आप देखें तो 2 + 1 लिखा है, इसको आप ऐड अप कर लें तो 3 हो चुका है और नीचे भी 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे एज इट इज़ आपने 3 लिख लेना है। मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी को अगर आप देखें तो इन दोनों मैट्रिसेस में आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास मैट्रिक्स सी दी गई है और मैट्रिक्स एफ गिवन है। मैट्रिक्स सी में अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऐसे ही मैट्रिक्स एफ को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स एफ आर कंफर्मेबल फॉर द एडिशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 पार्ट समझ आ चुके होंगे। हमने इन्हीं 6 पार्ट में से एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करके दे दी हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनकी एडिशन पॉसिबल है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि हमने मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 6 मैट्रिसेस गिवन हैं ए से लेके एफ तक। तो जब आप एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एडिटिव इनवर्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स में आप गिवन एंट्रीज के
साइंस को तब्दील कर लेते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है, अगर आप इस मैट्रिक्स के साइन को तब्दील कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ डिटेल से समझते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन 6 मैट्रिसेस में से अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को सॉल्व करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए में मेरे पास 4 एंट्रीज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स मौजूद हैं। अगर आप एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने इस मैट्रिक्स के साथ ब्रैकेट अप्लाई कर देनी है और इसके बाहर आपने माइनस लिख लेना है। सेम इसी तरह से इस मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपने इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस अप्लाई कर लेना है। अगर हम यहाँ पे इन 4 एंट्रीज को नोट डाउन करें तो ये जो 3 एंट्रीज हैं 2, 4 और 1, इनके साथ कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि इनके साथ पॉजिटिव साइन लगाया जाएगा। और अगर यहाँ पे आप सेकंड रो में देखें तो आपके पास 2 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपने एज इट इज़ माइनस लगा लेना है। स्टूडेंट, जब हम इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये जो माइनस हमने बाहर अप्लाई किया है इसको अंदर हमने तमाम तर एंट्रीज के साथ साइन को तब्दील कर देना है। जैसे कि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन हमें गिवन था, इस गिवन क्वेश्चन में हमने तमाम तरह साइंस को तब्दील कर लिया है और हमारे पास जो फाइनल मैट्रिसेस बनी हैं एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के बाद वो कुछ इस तरह से है और यहाँ पे ए के साथ माइनस लिखा। स्टूडेंट, अब हम मैट्रिक्स बी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मैट्रिक्स बी में देखें तो हमारे पास 3 रोज गिवन है और 3 ही कॉलम्स दिए गए हैं। इस मैट्रिक्स को आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि बी मैट्रिक्स के बाहर आपने ब्रैकेट अप्लाई कर लेनी है और माइनस लिख लेना है। इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड पे तमाम तर इंट्रीज के साइन एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेने हैं और बाहर माइनस का साइन अप्लाई कर लेना है। अब हम अपने लास्ट स्टेप को देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इन्होंने किया है कि माइनस प्लस माइनस, यानी अगर आप फर्स्ट कॉलम को नोट करें तो फर्स्ट कॉलम में 3 एंट्रीज के साथ पॉजिटिव साइन है। जब ये नेगेटिव इन तीनों पॉजिटिव के साथ अप्लाई होगा तो इन तीनों के साइन तब्दील हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप दूसरे कॉलम की बात करें तो 0 का साइन तो एज इट इज़ इसी तरह से रहेगा। अगर मैं -1 और -2 की बात करूं तो माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का साइन यहाँ पे तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लास्ट कॉलम की बात करूं तो यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने एडिटिव इन्वर्स इसी तरह से फाइंड आउट किया है कि हमने अपनी गिवन एंट्री में माइनस का साइन अप्लाई कर दिया है और बाद में हमने साइंस को चेंज कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स सी को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम मैट्रिक्स सी की बात करें तो मैट्रिक्स सी में हमें एक ही कॉलम दिया गया है जिसमें 4 और 2 लिखा हुआ है। अगर आप इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने सी के साथ ब्रैकेट अप्लाई कर लेनी है और बाहर माइनस का साइन लिख लेना है। इसी तरह से अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस का साइन लिख लेना है और एंट्रीज के साथ जो उसके गिवन साइंस हैं वो एज इट इज़ लिख लेने हैं। और लास्ट स्टेप में हमने ये करना है कि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस गिवन एंट्रीज के साइन को चेंज कर दिया है, तो यही इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट डी को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट डी में हमें 3 रोज दी गई हैं और 2 कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमने इस डी मैट्रिक्स के बाहर माइनस अप्लाई कर लेना है और राइट हैंड साइड पे भी माइनस अप्लाई कर लेना है और उसके बाद हमने अंदर के तमाम तर साइंस को इस तरह से तब्दील कर लेना है। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 0 के साथ साइन तब्दील नहीं किया जाता, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। तो आपने देखा कि हमने इस मैट्रिक्स का जो एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट किया है इसमें भी तमाम तरह साइंस को चेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट, हमने इस तरह से मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी को सॉल्व कर लिया है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ को छोड़ दिया है। आपने मैट्रिक्स ई का भी एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स एफ का भी एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है और आपने ये चेक करना है कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करने के बाद जो आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट किया है क्या उसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा।
हमने मैट्रिक्स ई का एडिटिव इनवर्स का आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मैट्रिक्स एफ के भी एडिटिव इनवर्स का आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सॉल्व करने के बाद आप इन दोनों आंसर्स को मैच कर लें। अगर आपके यही दोनों आंसर्स आ रहे हैं मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ के, तो इसका मतलब है कि आपने ये क्वेश्चन आसानी से समझ लिया है और इसको इजीली सॉल्व कर लिया है। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि क्या आपका ये आंसर सेम इसी तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हम मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 4 मैट्रिसेस यहाँ पे गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये 4 मैट्रिसेस गिवन थी। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या काम करना है, आइए पार्ट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 में अगर हमें देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है ए प्लस मैट्रिक्स आपको दी गई है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और तमाम तर एंट्रीज में 1 लिखा हुआ है। यानी आपने इस मैट्रिक्स में ए को ऐड अप कर लेना है। अब हमें जो 4 मैट्रिसेस ऊपर गिवन थी, इन 4 मैट्रिसेस में अगर आप देखें तो ए की वैल्यू गिवन थी -1, 2, 2 एंड 1। वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन कर लेनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू मेंशन कर ली है और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस ए की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट आउट कर लेनी है। तो देखें ये वाली वैल्यू ए की जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी है मैट्रिक्स ए और प्लस यहाँ पे लिख के ये जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख ली है। स्टूडेंट्स अब हम ये समझते हैं कि अगर हमें 2 मैट्रिसेस गिवन हैं और उन दोनों के दरमियान एडिशन का साइन है, यानी हम उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीक़ाकार है। मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले -1 यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद आपने उसके सामने जो मैट्रिक्स है -1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है बिल्कुल इसके सामने जो इस पोजीशन पे जो मैट्रिक्स बनती है वो एज इट इज़ यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेनी है। यानी सबसे पहले हमने -1 + 1 को यहाँ पे ऐड करना है। ऐसे ही यहाँ पे हमने 2 लिखना है, फिर प्लस लिखना है और 2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है ये वाला 1 है, ये वाला 1 हमने यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो सेकंड रो में आपके पास 2 लिखा हुआ है तो वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है, फिर आपने प्लस लिख लेना है और इस 2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है जो इसके सामने एंट्री लिखी हुई है वो 1 है तो आपने यहाँ पे 1 लिख लेना है। ऐसे ही अगर हम अपनी लास्ट एंट्री की बात करें तो 1 यहाँ पे लिख लेना है, फिर प्लस लिख लेना है, फिर इस 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो 1 कहलाती है वो यहाँ पे लिख लेनी है। तो इस तरह से आप इन 2 मैट्रिसेस को ऐड अप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने इस तरह से इन दोनों मैट्रिसेस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने सिंपली इनको ऐड अप कर लेना है। -1 + 1 अगर आप इसको कैलकुलेटर करें तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये 0 है। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू गिवन थी, ए की वैल्यू हमने इस मैट्रिक्स में ऐड अप कर दी है और फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट बी की जानिब बढ़ते हैं और पार्ट बी को देखते हैं कि पार्ट बी को किस तरह से सॉल्व किया गया है। स्टूडेंट पार्ट बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी प्लस और यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स बी की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। मैट्रिक्स बी की वैल्यू एज इट इज़ इसके नीचे यहाँ पे लिख लेनी है, फिर यहाँ पे प्लस लिख लेना है और ये वाली जो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम गिवन था ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड अप करेंगे। ऐड करने का वही तरीका है जो मैंने पार्ट ए में आपको बताया कि सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 लिख लेना है, फिर आपने यहाँ पे प्लस लिख लेना है और फिर आपने यहाँ पे -2 एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन एक साथ लिखे हुए हैं इसलिए -2 को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख लिया है। स्टूडेंट इसके बाद हम सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो में -1 है, फिर आपने प्लस लिखना है और 3 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। अब हम इन दोनों की एडिशन करने वाले हैं। प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने 1 - 2 फाइंड आउट करना है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
1 माइनस 2। इसी तरह से ये एज इट इज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब आप कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है और माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 के इक्वल होता है। इस तरह से हमने पार्ट बी में बी प्लस गिवन मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करने लगे हैं। अगर आप पार्ट 3 को ज़रा गौर से देखें तो पार्ट 3 में आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो सी है। सी में आपने एक मैट्रिक्स को ऐड करना है। ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में -2 1 एंड 3 गिवन है। स्टूडेंट मैट्रिक्स सी की जो गिवन वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो सबसे पहले मैं सी की जगह सी की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, फिर प्लस लिखूंगा और जो गिवन मैट्रिक्स थी वो यहाँ पर मैंने लिख लेनी है। इसके बाद मैंने 1 लिखना है, फिर प्लस लिखना है और फिर 1 की जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री -2 बनती है वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख लेनी है। क्योंकि यहाँ पे -2 है इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स अप्लाई कर दी हैं इन दोनों साइंस में डिफरेंस करने के लिए। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 -2 अगर मैं करूँ तो दोबारा से मेरे पास -1 आ चुका है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 यहाँ पे लिखना है, फिर प्लस लिखना है और फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है यहाँ पे लिख लेनी है। तो -1 + 1 0 के इक्वल है। इसी तरह से अगर आप थर्ड एंट्री की बात करें तो आपने यहाँ पे 2 लिख लेना है, फिर प्लस लिख लेना है और फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 बनती है। तो 2 + 3 = 5। तो आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट 3 को किस तरह से सॉल्व किया गया है। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम पार्ट 4 की बात करें 2/3 की मैट्रिक्स दी गई है जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स गिवन हैं। इसके लिए हमें डी मैट्रिक्स दी गई है कि डी मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है इस गिवन मैट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें डी की मैट्रिक्स गिवन थी वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है और अब हम इसके बाद एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। इस डी की जगह डी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है, प्लस लिख लेना है और ये जो गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पे हमने लिख लेनी है। इसके बाद हम 1 + 0 को ऐड करेंगे, 2 + 1 को ऐड करेंगे, 3 + 0 को ऐड करेंगे। -1 + 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, 0 + 0 को यहाँ पे लिख लेंगे, 2 + 1 को यहाँ पे लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी एडिशन कर देनी है। 1 + 0 1, -1 + 2 1 के इक्वल होता है, 2 + 1 3, 0 + 0 0, 3 + 0 3, 2 + 1 3। तो इस तरह से आपने पार्ट 4 को भी सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट जो हमें ये 4 पार्ट्स गिवन थे इन पार्ट्स में हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना था। इसके बाद जो हमें पार्ट्स क्वेश्चन में गिवन है पार्ट नंबर V से लेके पार्ट नंबर 9 तक, तो हमने इन तमाम तर पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे 2a लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने a की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन थी वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। हमने अब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कुछ इस तरह से करना है कि 2 एज इट इज़ लिख लेना है और इस a की जगह a की वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है, मैट्रिक्स a यहाँ पे लिख लेनी है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि हमने इस 2 को इस गिवन मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप देखें 2 को मैंने -1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इस 2 को मैंने इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, इस 2 को यहाँ पर मैंने इस 2 के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इस 2 को मैंने यहाँ पे 1 के साथ भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप यहाँ पे 2 × -1 करते हैं तो आंसर -2 आता है। 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है, 2 × 1 2 होता है। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि हमें जो मैट्रिक्स दी गई होती है उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को अंदर हमने तमाम तर इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना होता है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर हम पार्ट 6 की बात करें तो पार्ट 6 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बी के साथ ब्रैकेट्स में -1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमें गिवन था -1 एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लेना है और इस बी की जगह बी की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे हमने लिख लेनी है और अपने लास्ट पार्ट 5 की तरह हमने -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है।
-1 को -1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है कि 1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल होता है -1 के। -1 मल्टीप्लाई -1, अगर आप इसको कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास आंसर +1 आएगा। यहाँ पे आपने +1 लिख लेना है। स्टूडेंट, अगर हम पार्ट 8 की बात करते हैं तो पार्ट ए में अगर आप देखें तो आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें -2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मैट्रिक्स सी दी गई है, तो आपने सी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। -2 को एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है और सी की जगह उसकी जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिख लेनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने -2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, -2 को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, -2 को इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। 1 मल्टीप्लाई -2 होता है, -1 -2 मल्टीप्लाई करें तो ये +2 हो जाता है और 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है और माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आपने लिख लेना है। स्टूडेंट, अब हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 8 जो मुझे गिवन है इसमें 3D लिखा गया है, यानी 3 मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और D की वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन थी, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है और 3 को मैंने इन तमाम तर एंट्रीज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को -1 के साथ, 3 को 0 के साथ और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और लास्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं और यहाँ पे आपके पास जो गिवन आंसर है वो आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट 9 की बात करें तो पार्ट 9 में हमें 3C गिवन है। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू 3 एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेनी है, C की जगह C की जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लिख लेनी है और 1 बाय 1 हमने 3 को 1 के साथ, 3 को -1 के साथ, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट, मैंने नोट किया है कि आप हमारी तमाम तर वीडियोस को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वीडियोस जिससे आप सीखते हैं, आपके लिए तमाम तर एफर्ट्स की जाती हैं, तमाम तर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इसको समझाया जाता है, तो आप लाजमी हमारी इस वीडियो को लाइक करें। आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में उन तमाम तर कमेंट्स को कंसीडर करता हूं, उनको रिप्लाई करता हूं। आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 4 के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।